तो बेटा हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता था कि भाई मैं 2 और 3 लाइंस बेटा क्या होती हैं कि मैं ऐसा सिस्टम हूं जो 2 या 3 लाइनों पर मुश्तमिल होगा और ये तीनों 2 या तीनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी और इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट ओ। क्लियर होगी बात? तो हम इसको लिखते हैं द सेट ऑफ 2 और 3 लाइंस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। यहां हम लिखेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो बेटा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, मेकिंग एंगल 90 डिग्री। ठीक होगी बात? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और ये तीनों लाइनें बेटा क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ओरिजिन, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड ओरिजिन। ठीक, is called rectangular coordinate system, is called rectangular coordinate system। ठीक, और ये जो लाइंस होती है इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड these lines are called coordinates axis। अब हमारे पास जब 3 लाइन होंगी तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाएंगे, तो इनको हमने एक नाम असाइन किया हुआ है कि सर एक लाइन को, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस, उनमें से एक को नाम दे दिया वाई एक्सिस, और एक को नाम दे दिया बेटा जेड एक्सिस। ठीक, अब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें जो 1 टाइप होती है बेटा वो हमारे पास होती है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है प्लेन। क्या नाम दिया हुआ है? प्लेन। तो ये कैसा होता है कि सर जी ये 2 डायमेंशन होगा तो इसका मतलब इसमें 2 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, तो ये कैसा बना होगा सर? आप एक लाइन और ये दूसरी लाइन जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी बेटा उस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ओरिजिन ओ। ठीक होगी बात? अब ये वाली लाइन को आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल। ठीक, अब इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप 2 लाइनों की बात करेंगे, ठीक, या एक प्लेन की बात करेंगे या 2 डायमेंशन की बात करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया? ठीक है, इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम x axis and y axis are fixed। क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड। हम इनको चेंज नहीं कर सकते।
बेटा फिर मैं बता रहा, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस रखेंगे और वर्टिकल के ऊपर वाई एक्सिस रखेंगे। ठीक, वन एंगल इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ वेक्टर। देखिए एक वेक्टर इनके अंदर लाइक करता है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा एक एंगल ही रिक्वायर्ड होता है और उस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा। ठीक होगी बात। अब थीटा पॉजिटिव कब होगा, थीटा इज पॉजिटिव एंड थीटा इज नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। तो बेटा याद रखिए, हम एक छोटी सी यहां से आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यहां पर आप 12 मान लीजिए, यहां पर आप 3 मान लीजिए, यहां पर 6 मान लीजिए और यहां पर आप 9 मान लीजिए। अगर आपकी रोटेशन 3 से 12 पर जाएगी तो आप कहेंगे कि आप तो को क्लॉक के अगेंस्ट चल रहे हैं, मतलब क्लॉक के रिवर्स चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब आप क्लॉक के रिवर्स चलेंगे तो आप कहते हैं एंटी क्लॉक। ठीक, तो अगर इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव, और हमेशा हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट कर कर बेटा कहां लेके जाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। देन थीटा इज पॉजिटिव और हमारी रोटेशन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर आप अपना थीटा क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं एंगल का रोटेशन, ठीक है, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन बेटा थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। और याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या माना हुआ है, कन्वेंशन माना हुआ है, एक रवायती तरीका, क्योंकि नेचर में जितनी भी चीजें हैं सबके सब क्या करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। आपका इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव करता है वो भी क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक होगी बात। चले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं, जो बहुत ही और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख लिए, अब हम एक नोट लिख लेते हैं। अगर एंगल चेंज होगा तो बेटा याद रखिएगा पोजीशन ऑफ द वेक्टर इज आल्सो चेंज। इफ एंगल चेंज position of a vector is change। ठीक होगी बात। अब हम इसका रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा देखते हैं कि सर वो दूसरी कौन सी टाइप होती है। तो जो दूसरी टाइप होती है वो हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, आप कहेंगे सर आप स्पेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 3 लाइंस आपकी होती हैं। 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक हो गया सर। तो देखिए ये कैसा बना होगा, ये एक लाइन होगी, यहां पर दूसरी लाइन होगी। अब जो तीसरी लाइन होगी या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ। अब हम इसको रियल में समझते हैं। यहां पर हम जो तीसरी लाइन बनाते हैं हम इधर बनाते हैं, क्योंकि ये जो बेटा हमारा व्हाइट बोर्ड है ये हमें 2D पिक्चर देता है। तो यहां पर सिर्फ 2 एक्सिस बन सकते हैं, तीसरा एक्सिस या तो इधर होगा या बेटा अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। तो अब देखिए मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस। तो ये आपके पास एक 3D पिक्चर आ गई। ठीक, ये मान लीजिए आप एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक, अब कहने का मतलब ये है कि सर जी हो सकता है ये जेड भी हो जाए, ये वाई भी हो जाए और ये एक्स भी हो जाए। अब यहां पर जो तीसरा एक्सिस आएगा वो कहां पर आएगा, हम उसको यहां पर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू बुक।
ठीक होगी बात। अब यहां पर टोटल कितने एक्सिस आ गए, 3 एक्सिस आ गए, और अगर आपने इसको दूसरी साइड पर लेके जाना है तो ये इधर ऐसे ले जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं। जब आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो जो आपके एक्सिस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑर्बिटरी। इन 3 dimension coordinate system, the axes are arbitrary। ठीक है, एक्सिस आपके क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी, मतलब आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि सर अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हैं तो आप यहां पर वाई एक्सिस ले सकते हैं, अगर ये वर्टिकल लाइन समझते हैं तो आप यहां पर z एक्सिस ले सकते हैं, और ये आपका क्या आ गया, x एक्सिस। आप यहां पर x रख सकते हैं, यहां पर y रख सकते हैं, और यहां पर z भी रख सकते हैं। आप यहां पर z रख सकते हैं, यहां पर x रख सकते हैं, यहां पर y रख सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे, द प्लेन्स आर ऑर्बिटरी। ठीक होगी बात। तो प्लेन आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, जैसे मर्जी आप, सॉरी, एक्सिस आर ऑर्बिटरी, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक, 3 एंगल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर कितने एंगल चाहिए, 3 एंगल चाहिए, पोजीशन, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए, लेट्स सपोज कर लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक, तो एक एंगल यहां से बनेगा इस डायरेक्शन की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, और जो वाई एक्सिस का एंगल होगा हम उसको बीटा का नाम देंगे। एक एंगल यहां से आएगा, इसको हम गामा का कहेंगे जो जी एक्सिस, और एक यहां से बनकर आएगा, ठीक, जिसको हम कहेंगे अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो कन्वेंशन ये कहता था कि आप एंगल को कैसे बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज, यहां तो आपने क्लॉकवाइज बना दिया। अब बेटा ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये वाली बात मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, वहां से एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे ये वाली बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो 3 एंगल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। अब इसमें नोट क्या करना है आपने, इफ वन एंगल is changed, then position of a vector is also change। अगर एक भी आपका एंगल चेंज हो गया, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द वेक्टर बेटा क्या हो जाएगी, चेंज। अब यहां जाने से पहले कुछ चीजें हम और सीख लें ताकि एक बार आपको प्लेन समझ आ जाए। सर यहां पर हम पॉजिटिव लेते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात। इसी तरह ऊपर वाली साइड पर हम पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस मानते हैं, और नीचे वाली साइड पर हम क्या मानते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो अगर कोई पर्सन, मान लीजिए ये एक बंदा है जो इधर मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सर वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है या एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। अगर कोई पर्सन यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि सर वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। अगर एट अ टाइम, सेम टाइम कि वो इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई वो एट अ टाइम एक्स के ऊपर भी मूव कर रहा है, वाई के ऊपर भी मूव कर रहा है। ठीक होगी बात। तो ये सारा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो अगर इधर मूवमेंट हो रही है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर इधर हो रही है तो वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम चाहते थे कि एक्स और वाई की लैंग्वेज से बाहर आए। ठीक, अब हमारी विश ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक्स और वाई की लैंग्वेज से बाहर आए, तो हमने एक बनाया बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर बनाया यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमारी विश हमेशा यही रही कि हम चीजें हमेशा क्या करते जाए, सिंपल से सिंपल करते जाए और उसको अंडरस्टैंड करें। तो जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर।
डायरेक्शन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सर होता क्या है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1, whose magnitude is equal to 1। बहुत आसान है, बट याद रखिएगा विदाउट अ डायरेक्शन वेक्टर अ वेक्टर इज कंप्लीट, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर ही एक वेक्टर को क्या देता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए डायरेक्शन वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर प्रोवाइड डायरेक्शन टू अ वेक्टर। बेसिकली यूनिट वेक्टर का काम ही ये होता है कि उसने एक वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। सर इसको थोड़ा समझाइए। हो तो हम कहते हैं कि सर वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक, क्लियर होगी बात? ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर किसके इक्वल होगा? सर हम तो वेक्टर की डेफिनेशन यही पढ़ते हैं कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगी और साथ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। बेटा अगर आप डायरेक्शन को फाइंड करो, अगर आप डायरेक्शन को निकालो तो आपकी ये मैग्नीट्यूड इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगी? तो यस सर, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए डायरेक्शन किसके इक्वल आ गई? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर होता है वो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय अ कैप प्लेस्ड ऑन इट, अ कैप प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए अगर ये वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा? हम कहेंगे कि सर उसका यूनिट वेक्टर अगर आपने लिखना है तो आप उसके ऊपर क्या कीजिए? एक कैप लगा दीजिए, ठीक। तो अब देखिए ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बन गई, ठीक। तो ये जो ए है ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये बेटा क्या? आपके पास वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखिए आपने क्या निकाली? डायरेक्शन निकाली। तो डायरेक्शन किसकी इक्वल आ गई? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप कह सकते हैं कि सर यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो रेशियो होता है वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे किया जाता है? कि सर एक वेक्टर है, जो भी वेक्टर होगा उसका बेटा क्या लगा लेते हैं? कैप लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? एक यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं? यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनाते हैं। क्लियर होगी बात? लेट्स सपोज अगर एक वेक्टर है ए, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब देखिए अगर कोई चीज x के ऊपर मूव कर रही है तो आप कहेंगे x एक्सिस के ऊपर मोशन हो रहा है, अगर कोई y के ऊपर मूव कर रही है तो y एक्सिस। अब अगर मैं कहूं 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस क्या है? डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, ठीक। तो हम x, y और z की लैंग्वेज से बाहर आना चाहते थे, तो हमने कुछ यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर बनाए। क्या बनाए? यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर। ये यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर क्या थे? कि सर हमने कहा कि अगर कोई चीज x एक्सिस के मूवमेंट कर रही है तो हम उसको कहेंगे सर वो आई कैप। y एक्सिस के ऊपर मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे y जे कैप। और z एक्सिस के ऊपर अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे k कैप। अब हम x, y और z की लैंग्वेज से बाहर आना चाहते थे, तो हमने क्या लगा दिया? y एक्सिस के लिए j कैप डायरेक्शन वेक्टर, z एक्सिस के लिए क्या लगा दिया? k कैप डायरेक्शन वेक्टर, और x एक्सिस के लिए क्या लगा दिया? i कैप। तो इस तरह हम यहां भी कह सकते हैं कि सर i कैप और j कैप। क्लियर होगी बात? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है x एक्सिस के ऊपर, उसको लिखिए। तो आप कहेंगे कि सर फोर्स है 5 न्यूटन है और क्या है? आई कैप, क्योंकि वो किसके ऊपर लग रही है? x एक्सिस के ऊपर। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमने क्या बनाया हुआ है? आई कैप। तो आप उसका निकालिए एक यूनिट वेक्टर, ठीक। तो पहले आप बताइए सर फोर्स आपके पास क्या है? आप कहेंगे सर 5 आई कैप, न्यूटन तो उसका यूनिट है ना, तो हमारे पास 5 आई कैप। 5 यहां पर क्या आ गई? आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड। और आई कैप किसको बताने आया? सर ये तो डायरेक्शन को बताने आया। तो अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप मुझे बताइए वेक्टर